नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचयिता है श्री रघुवीर सहाय जी। तो कविता पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उनका जीवन परिचय करेंगे। तो जीवन परिचय इस प्रकार है कि रघुवीर सहाय जी बहुत ही संवेदनशील कवि है हिंदी कविता के, और उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर सन 1929 को, और जन्म स्थान है इनका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे थे। इन्होंने बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जैसे प्रतीक, वाक, कल्पना। इसी प्रकार ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी ये जुड़े रहे, और 1971 से लेकर 1982 तक ये प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के संपादक भी रहे थे। इनकी जो साहित्य सेवाएं हैं उनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लीजिए। काव्य संग्रह इनके सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। काव्यगत विशेषताएं इनकी प्रमुख है। इन्होंने अपने काव्य के अंदर जो समाज है, समकालीन समाज है, उसका चित्रण किया है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक अव्यवस्था, शोषण आदि पर व्यंग्यपूर्ण कविताएं भी लिखी है, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने काव्य के अंदर मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी किया है, और भ्रष्टाचार का चित्रण किया है इन्होंने अपने काव्य संग्रह में। इसके अलावा इनके काव्य में व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है। अगर भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली है व्यंग्यपूर्ण है, और ये संवेदनशील भाषा होती है इनकी, और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में आपको संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुहावरों का भी बहुत ही सीधी सादी भाषा में प्रयोग किया है, और इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रश्न अलंकार का भी काफ़ी प्रयोग मिलता है इनके काव्य में, मानवीकरण अलंकार। तो ये कुछ विशेषताएं थी इनकी, काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली। अब हम इनकी जो कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, कैमरे में बंद अपाहिज, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो इनकी जो ये कविता है वो इनका एक काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं। तो लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ये इनकी कविता संकलित की गई है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, तो मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी, वो भी आज के परिवेश से जोड़कर, कि आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल मीडिया का कितना ज़्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर। हम मीडिया में, समाचार चैनल्स में, समाचार पत्रों से ज़्यादा समाचार चैनल, टीवी देखते हैं, और उसमें जो कुछ भी दिखाया जाता है उसको सच मान लेते हैं। उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कुछ उस तरह का ही इसमें हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह मीडिया आज इतना प्रभावी हो गया है कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है दर्शक उसी को सच मान लेते हैं, और चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। और किस प्रकार से मीडिया लोगों की भावनाओं को नहीं देखती, केवल
पैसा कमाने पर, अपने व्यवसाय को चलाने में अपने फ़ायदे को देखती है। तो देखिए क्या बताया गया, अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसे ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भाव भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी कि यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आप देखते हैं आजकल बहुत से समाचार चैनल्स हैं, वो इस तरह की खबरें दिखाते हैं कि दर्शक उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो, उनकी टीआरपी बढ़े। तो इसमें भी, कविता में भी एक ऐसे ही लाचार अपंग व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया गया है कि कैसे संचालक उसका इंटरव्यू ले रहा है और वो उससे इस तरह के प्रश्न करता है कि वो अपाहिज उसका उत्तर नहीं दे पाता। उसके मन में दुख है, वो अपाहिज है, इस तरह का एहसास संचालक, प्रश्न करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस अपाहिज से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो कैसा महसूस करेगा। उसे तो बस केवल अपना जो कारोबार है, अपना व्यवसाय है, अपना चैनल है, उसको वो चलाना चाहता है। ये कविता जब लिखी गई थी उस समय केवल दूरदर्शन चैनल होता था, अब तो बहुत से चैनल्स आ गए हैं। तो वही बताया गया है कि, लेकिन ये भी कहा है साथ में कवि ने, इसको केवल हम टेलीविज़न के साथ जोड़कर नहीं देख सकते, इसको हम वास्तविक जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आजकल लोगों के दुख में, दर्द में आजकल लोग मज़ा लेते हैं, वो संवेदनशील हो चुके हैं, उनके मन में भावनाएं और संवेदना किसी के प्रति नहीं रह गया है। इसी प्रकार जो संचालक भी इंटरव्यू ले रहा है अपाहिज व्यक्ति का, वो भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि वो केवल अपना जो कारोबारी दबाव है, चैनल का जो दबाव है, वो उसके तहत ही, उसके दबाव में आकर उससे प्रश्न करता है और वो ये भूल जाता है कि उसे कैसे प्रश्न करने चाहिए और कैसे नहीं। तो इसी के माध्यम से कवि ने व्यंग्य किया है और जो इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करने के पाठ के रूप में भी हम देख सकते हैं। यानी कि इसके ज़रिए प्रेरणा भी दे रहा है शायद कवि कि हम जो अपंग, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनके प्रति हम एक संवेदनशील रवैया अपनाएं। और इसके लिए कवि ने जो संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और ये दिखाया है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यानी कि ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार वो कार्यक्रम जो है टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, वो इस सामाजिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है ताकि लोग उसके बारे में जाने, लोगों के मन में करुणा का भाव जगे। लेकिन वो कार्यक्रम क्रूर बन जाता है क्योंकि वो संचालक इस प्रकार के प्रश्न उससे करता है, अपाहिज व्यक्ति से करता है। तो इस कविता में क्या इसका मूल है, क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज।
अपाहिज यानी कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है उसको अपाहिज कहते हैं। कैमरे में बंद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि जो कार्यक्रम का संचालक है, दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उसका संचालक है, वो कैमरे लगाया गया है उसकी तरफ, और अपाहिज की तरफ कैमरा लगाया गया है और उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसलिए इस कविता का नाम रखा है कैमरे में बंद अपाहिज। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यानी कि कमज़ोर। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। क्या देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, इसको ये आप देख सकते हैं कोष्टक में दिखाया गया है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इसमें जो प्रसंग है वो आप कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए। ये जो प्रसंग है वो आप हर एक काव्यांश के अंदर लिख सकते हैं कि इसमें जो आज की जो मीडिया है, टेलीविज़न है, उसके संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कवि ने हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया है जो दूसरों के दुख दर्द और वेदना को बेचना चाहता है। यानी कि मीडिया वालों की जो हृदयहीनता है उस पर करारा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। यानी कि वो जो मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया होते हैं, समाचार चैनल होते हैं, वो जनता के बीच फेमस होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए तरह तरह के इस प्रकार के अटपटे कार्यक्रम लेकर आते हैं और इसमें यही बताना चाहते हैं कवि। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न करते हैं जो कार्यक्रम का संचालक होता है। तो इसके द्वारा क्या कहते हैं कि इस काव्यांश में क्या कहता है संचालक कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यानी कि जो पत्रकार है वो इंटरव्यू ले रहा है उस अपाहिज का, वो क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, संचालक, यानी कि जो कार्यक्रम का संचालन करता है। तो इसमें हम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? संचालक के लिए। तो वो संचालक क्या कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कि जो संचालक होता है वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और जो कार्यक्रम का संचालन करने वाला है वो उसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन का जो संचालक है वह अपने आप को क्या बता रहा है, समर्थ और शक्तिवान। कि हम तो दूरदर्शन पर बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। यानी कि वो अपने आप को ताकतवर मान रहे हैं और दूसरों को कमज़ोर मान रहे हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी कि वो कहते हैं कि हम अपने दूरदर्शन पर दर्शकों को ये दिखाएंगे कि एक कमरे में बंद एक अपंग कमज़ोर व्यक्ति, और दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो संचालक है वो स्वयं को क्या मानता है, समर्थ और ताकतवर मानता है, और उसके सामने जो दूसरे हैं वो सब उसे कमज़ोर मानता है। इसलिए वो दर्शकों से कहता है, ऐसा वो अपने मानता है कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं और दूसरे कमज़ोर हैं। तो कहते कि हम अपने चैनल पर बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, और हम अब आप दर्शकों के सामने एक कमज़ोर अक्षम अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाएंगे। यानी कि ऐसा कमज़ोर व्यक्ति जो अपाहिज है, कमज़ोर है, अपंग है, उसको हम दर्शकों के सामने लाएंगे और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यही कह रहा है कार्यक्रम का जो संचालक है। उससे पूछेंगे
तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है मतलब क्या दुख देता है? तो इसमें क्या कहते हैं कि हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, यानी कि उसका साक्षात्कार लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और उससे ये सबसे पहले क्या प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, यानी कि आप अपंग हैं। जबकि जो संचालक है उसको ये सब दिखाई दे रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपंग है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपंग हैं। बार बार उससे यही प्रश्न करता है। तो क्या आप क्यों अपाहिज है? फिर वो दोबारा उससे प्रश्न करता है कि आप अपंग क्यों हैं, आप अपाहिज क्यों हैं। जबकि ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपाहिज व्यक्ति है उसके वश की बात तो नहीं है कि वो अपंग है, उसके वश में तो ये चीज़ नहीं है। तो ये जो अपंग, वो कहते हैं, फिर आगे प्रश्न करता है कि आपकी जो अपंगता है, आपका जो अपाहिजपन है, उससे तो आपको बहुत दुख होता होगा। यानी कि वो इस तरह के अटपटे प्रश्न करता है। तो ये जो अटपटे प्रश्न है, यानी कि कोई भी अगर अपाहिज है, अपंग है, तो उससे किसी को सुख तो मिलता नहीं है, दुख ही मिलता है। तो वो इस तरह का प्रश्न करता है। फिर भी तो जब ये प्रश्न करता है ये सब, तो वो जो अपाहिज व्यक्ति होता है इन प्रश्नों को सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता, यानी कि उसके इस प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता कि वो अपाहिज क्यों है और उससे दुख होता है या नहीं है। लेकिन अपाहिज व्यक्ति है तो वो स्वयं पहले से ही दुखों से भरा है। तो इस प्रकार के जो संचालक के प्रश्न हैं, उसके तीखे व्यंग्य से भरे हुए प्रश्न हैं, उसके वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका मन अंदर से बहुत दुखी हो गया था। अब ऐसा जो दुख का क्षण होता है, उस क्षण में इस तरह से ऐसे प्रश्नों का जवाब उसके लिए देना संभव नहीं था। यानी कि उसके मन में दुख है, पीड़ा है, उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब आगे कहता है संचालक, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि इसमें जो कोष्ठक के अंदर दिखाया गया है, तो वो संचालक है, वो कैमरामैन को निर्देश देता है कि क्योंकि वो प्रश्नों का जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर जो दुख और पीड़ा है, उसके अपंगता की, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो संचालक यही चाहता है कि कैमरे को जूम करके दिखाया जाए और ये दिखाया जाए कि उसकी जो पीड़ा है, दुख है, उसकी अपंगता का, वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ताकि दर्शक भी उसकी जो पीड़ा है, दुख है, उसको देखकर दर्शकों के मन में भी करुणा का भाव जागृत हो और इसी से उसके संचालक का जो कार्यक्रम है उसको सफलता मिले। तो वो कहता है कि कैमरा इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ, यानी कि जूम करके दिखाओ, इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, उनको दिखाओ। इससे दर्शकों को पता चले कि वह व्यक्ति अपनी अपंगता से कितना दुखी है। और फिर से वो प्रश्न करता है उससे कि आप हमें बताइए कि आपका क्या दुख है। यानी कि यह तो उसके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है और उसे पता भी है कि वो अपंग है, वह दुखी है, लेकिन फिर भी वह प्रश्न कर रहा है कि आपको क्या दुख है। फिर भी वो उससे प्रश्न किए जा रहा है व्यंग्य भरे, लेकिन वो फिर उससे कहता है कि इतना उतावला हो जाता है, इतना संवेदनशील हो जाता है कि वह उस व्यक्ति से फिर पूछता है, जल्दी बताइए कि आपका क्या दुख है, उस दुख को बताइए। यानी कि इससे क्या पता चलता है हमें कि उस संचालक की संवेदनशीलता का, यानी कि उस अपाहिज के दुख को वो दर्शकों के सामने पेश करके
वो लोगों की जो दया है, करुणा है, उसको हासिल करना चाहता है ताकि उसका जो कार्यक्रम है सफल हो सके और अधिक से अधिक उससे मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए वो कहता है कि इस प्रकार के प्रश्न करता है कि आपको क्या दुख है, आप मुझे बताइए, जल्दी बताइए, लेकिन बता नहीं पाएगा क्योंकि वो बता नहीं पाता है क्योंकि वो उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाता। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और इसके विशेष में देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सहज और सरल है, भाषा प्रभावी है। कवि ने यहाँ पर मीडिया कर्मी जो हैं उनकी संवेदनहीनता और उनकी जो कार्यशैली है, संवेदनहीन कार्यशैली है, उसका चित्रण किया है। और जो इसमें शैली है वो नाटकीय शैली है, छंद मुक्त काव्यांश है यानी छंद मुक्त कविता है। और जो भी कोष्ठक के अंदर बातें लिखी गई है उसमें भी हमें एक पूरा इस तरह का नाटकीय रूप देखने को मिलता है। तो विशेष में आप ये सब लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला जो इसमें दिया गया है पैराग्राफ, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, कोष्ठक में दिया गया है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इसके अंदर क्या बताना चाहते हैं कवि इस काव्यांश के अंदर कि जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है उनकी प्रति जो है संवेदना है वो व्यक्ति है, लेकिन जो मीडिया कर्मी है वो संवेदनहीन हो चुके हैं। और टेलीविज़न कैमरे के सामने जो संचालक है उससे अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। तो वो पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, इस प्रकार के प्रश्न करता है। और कोष्ठक में लिखा गया है कि हम इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यानी कि यहाँ कवि ने कहा है कि इस प्रकार का जो प्रश्न है जो संचालक कर रहा है वो ये प्रकट करता है कि इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उसका कि वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता है। यानी वो अपाहिज से इस प्रकार के प्रश्न करता है, यानी उसको अगर दुख होगा भी नहीं तो भी वो उसको एहसास करवाना चाहता है ताकि वो रो पड़े और दर्शक उसका रोना देखकर दर्शकों के मन में भी करुणा का भाव जागृत हो जाए और दर्शक भी रो पड़े। तो यही उद्देश्य है उसका, संचालक का। क्योंकि जो दुखी है, लाचार है, वो उस व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछना कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, ये इस तरह के अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है। यानी कि जो व्यक्ति दुखी है पहले से ही उसको और अधिक दुखी कर देता है और जिसकी वजह से वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन संचालक बहुत ज़्यादा उतावला है ये प्रश्न करने के लिए और अपाहिज व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। तो वो उससे क्या कहते हैं कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कि वो उससे कहते हैं कि खुद इशारा करके वो उससे कहेंगे कि क्या ऐसा, यानी कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, कि कैमरे के सामने ऐसा दिखाओ कि तुम्हें किस प्रकार का महसूस हो रहा है। यानी कि अपने चेहरे पर वैसे भाव लाओ, वैसे दुख के भाव कि दर्शक उस दुख के भाव को देखें। तो वो इशारा करता है, उसको खुद इशारा करता है, उत्तर देने के लिए उसको बाध्य करेगा। आगे कवि कहते हैं कि वो अपाहिज को ये एहसास कराना चाहते हैं कि वो अपाहिज है और ये वास्तव में ही एक संवेदनहीनता का उदाहरण है। यानी कि वो कार्यक्रम संचालक है वो बिल्कुल ही संवेदनहीन हो चुके हैं।
अब वो आगे कहते हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि वो कहते हैं कि और दोबारा सोचिए, सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है। थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप बता पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इस प्रकार से उसको वो बाध्य करते हैं, बोलने के लिए मजबूर करते हैं, और उसकी जो अपंगता है, उसके जो अपाहिजपन है, उसको दुनिया के सामने लाने का उसके पास यही मौका है, यही अवसर है। और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम नहीं रोओगे, यानी कि तुम अपने भावों को व्यक्त नहीं करोगे कैमरे के सामने, तो जो मौका तुम्हें मिला है, जो अवसर तुम्हें मिला है, वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो प्रश्न करता है। फिर कहता है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो वो कहते हैं कि वो बताना चाहता है उसको कि किस तरह कार्यक्रम को रोचक बनाया जाता है। यानी कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, रोचक कैसे बनेगा कार्यक्रम, कि जब अपाहिज रोने लगेगा, दर्शक उसको देखकर खुद भी जो है संवेदनशील हो जाएंगे, करुणा से भर जाएंगे, तभी उसका कार्यक्रम सफल हो सकता है। तो यहाँ पर वे स्पष्ट करना चाहता है कवि कि टीवी कैमरे के सामने जो अपाहिज बैठा है वो अपनी जो अपंगता है उससे परेशान नहीं है, चाहे उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं है, लेकिन फिर जब इस संचालक उससे ये प्रश्न करता है, इंटरव्यू ले रहा है, उसका बार बार उसको एहसास करा रहा है, वो दुखी हो और फिर रो पड़े। यानी कि वो कहता है कि हम उससे प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि वो कहते हैं कि इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब वो दर्शकों से कहते हैं कि आप भी तो उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि दर्शक भी इस प्रकार के कार्यक्रम में इस तरह के प्रश्न सुनना चाहते हैं, और अगर इस तरह के प्रश्नों से वह रो पड़ता है तो वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। तो उसके जो प्रस्तुतिकरण है उसको सफल माना जाएगा। और कवि ने कहा है कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो संवेदनहीनता की निशानी है। यानी कि वो कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। और वो कहता है उसके रो पड़ने का इंतज़ार आप भी करते हैं। यानी कि दर्शक भी इस तरह से उसके रोने का इंतज़ार करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और फिर कार्यक्रम संचालक दर्शकों से ही जैसे कह रहा है कि आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये तो केवल वो सोच रहा है कि दर्शक भी उसका इस प्रकार से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें आप विशेष में लिख सकते हैं कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली सहज सरल है और छंदमुक्त काव्य है, संवादात्मक शैली है, क्योंकि इसमें बातचीत की शैली है तो संवादात्मक शैली है, और काव्य के अंदर व्यंग्य है, और संवेदनशील मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है इसमें, और जो कोष्ठक के अंदर जो कथन दिए गए हैं उसके माध्यम से कवि ने कविता को प्रभावी बनाने की कोशिश की है। कविता प्रभावी बन रही है इससे। तो ये अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे का करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि ने बताया है कि जो अपंग व्यक्ति है इस प्रकार के जो प्रश्न सुनता है तो उसकी जो बेचैनी है, उसकी कसमसाहट है, उसका सजीव चित्रण कवि ने इसमें किया है। और किस प्रकार जो मीडिया कर्मी हैं वो किस प्रकार संवेदनहीन होकर उसकी अपंगता को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, उसके जो दुख है
उसको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, जिससे कि उसका कार्यक्रम सफल हो। तो इसमें कवि कार्यक्रम के संचालक के माध्यम से क्या कह रहा है कि वो किस तरह के जो अटपटे प्रश्न कर रहा है, उससे वो कह रहा है कि हम जो आपके चेहरे पर जो पीड़ा के भाव है, दुख के भाव है, वो उसे हम पर्दे पर दिखाएंगे, यानी कि स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आपकी आंखें दुख से कितनी फूल गई हैं। उसकी कैमरे में से एक बड़ी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, इतनी बड़ी तस्वीर कि आपके जो चेहरे पर जो पीड़ा के और दुख के भाव है, आपकी अपंगता और पीड़ा और दुख के भाव है, वो साफ साफ दिखाई दें। और आपके होठों पर जो कसमसाहट है, कसमसाहट यानी एक तरह की बेचैनी कह सकते हैं हम, कि जो बेचैनी है उसे भी हम उस पर दिखाएंगे, यानी कि आपकी आंखों में दुख का, पीड़ा का भाव, और जो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो इस तरह की पीड़ा के भाव है उसको हम कैमरे में कैद करेंगे और उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। और फिर वो दर्शकों से, फिर वो कह रहे हैं कोष्ठक में कि दर्शकगण भी जो है, दर्शक भी है, वो आपकी जो पीड़ा है, वेदना है, उसको समझ पाएंगे, उसको समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। तो यही कहना चाहता है वो कि अभी तक अपाहिज रोया नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत दुख है, उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है, उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। तो संचालक है वो अपंग व्यक्ति की जो खुली हुई आंख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएगा, और जो उसकी होठों की कसमसाहट है उसकी तस्वीर को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जागृत हो और दर्शक भी उसकी इस तरह से पीड़ा और दुख को देखकर रो पड़े, यानी कि वो दर्शक भी अपाहिज के दुख को वास्तविक दुख मानने लग जाएं। और संचालक की यही कोशिश है कि दर्शक और जो व्यक्ति है वो दोनों ही रोने लग जाएं। तो इस तरह से वो इसके अंदर बता रहे हैं। तो इसमें आप विशेष में लिख सकते हैं, वही सब आ जाएगी। एक ये लिख सकते हैं, तत्सम और विदेशी शब्द हैं, मुक्तक छंद है यानी छंद मुक्त कविता है, भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली, फूली हुई आँख, फूली हुई आँख मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है इसके अंदर, और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति है उसकी बेचैनी का चित्रण किया गया है, और संवादात्मक शैली है। तो आपको ये जो काव्यांश है वो भी अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी काव्यांश की ओर। आप और वह दोनों, यहाँ से देखिए, एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम का जो संचालक है वो उसको अपंग व्यक्ति को रुलाने के बहुत प्रयास करता है, कोशिश करता है, ताकि जब वो रोए तो दर्शक भी उसको देखकर रोए और कार्यक्रम रोचक बन सके और कार्यक्रम सफल बन सके। तो वो दर्शकों को धीरज रखने के लिए कह रहा है कि दर्शक धीरज रखें, यानी कि जब उसकी कोशिश सफल नहीं होती है, यानी कि दर्शक नहीं रोते, वो अपंग व्यक्ति नहीं रोता है तो दर्शक भी नहीं रोएंगे। तो इस तरह की वो कोशिश बहुत करता है, लेकिन वो कोशिश में असफल हो जाता है, वो नहीं रोता है। तो संचालक बार बार उसको उकसाता है रोने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं रोता। तो वो दर्शकों को कह रहा है संचालक कि आप धीरज रखिए, हम दोनों को एक संग रुलाने, यानी कि हम दोनों को
साथ साथ रुला देंगे, आप और वह दोनों। आप यानी कि दर्शक, वह अपाहिज व्यक्ति। फिर आप देख सकते हैं कोष्टक में दिया गया है, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो इसमें वो कहते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति को कहता है, वो इतना उकसाने पर भी वो जब नहीं रोता तब संचालक उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है। यानी कि वो उसको एहसास दिलवाना चाहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। उसको ऐसा लगता है कि उस पीड़ा को, उस दुख को दिखाने के लिए, सीमित समय में दिखाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो कवि के अनुसार जो टीवी पर है वो वक्त की कीमत है, उसके बारे में बताकर वह उस अपाहिज व्यक्ति की दुख को और पीड़ा को कुरेदने की कोशिश करता है, उसे रुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कार्यक्रम बनाने वाले हैं उनको उससे पैसा कमाना है, उनका यही उद्देश्य है। और कार्यक्रम की जो सफलता है, उसकी लोकप्रियता है, उसके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इस तरह वो कहता है। अब कवि कह रहा है कि संचालक जो कहता है कि अब हम अपनी वास्तविकता पर लौट आएंगे, यानी कि अब हम मुस्कुराएंगे, यानी कि अब हम अपनी वास्तविकता पर लौट आएंगे। यानी वास्तविकता क्या है कि वो क्या कहता है कि आप सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्यक्रम देख रहे थे, यानी कि जो कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य के लिए दिखाया गया है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, बस थोड़ी कसर रह गई, यानी थोड़ी सी कमी रह गई, यानी उस व्यक्ति को हम रुला नहीं पाए, उस व्यक्ति का ये रोने वाला सीन हम पर्दे पर नहीं दिखा पाए। तो इससे क्या पता चलता है कि कार्यक्रम का जो संचालक है वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम नहीं दिखा रहा, बल्कि वह तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम दिखा रहा था। और वह उस अपंग व्यक्ति की जो अपंगता है उसको दर्शकों के सामने इस तरह पेश करना चाह रहा था ताकि उसका जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाए, और अंत में वो दर्शकों का धन्यवाद भी करता है। तो आपको ये जो अंतिम काव्यांश है वो समझ आ गया होगा। अब इसके विशेष की तरफ चलते हैं। कुछ पॉइंट्स तो वही है, संवाद शैली है, प वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्य प्रधान शैली है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, सहज सरल है, प्रभावी है, और ये जो टेलीविज़न कार्यक्रम हैं उनकी विश्वसनीयता है, उसको झुटलाता है कि लोग किस तरह से टीवी कार्यक्रमों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है ये काव्यांश। इसी प्रकार कोष्टक में जो कथन दिए गए हैं उससे कविता और भी प्रभावशाली हो गई है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी कविता। तो इसको आप अपने इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, जिससे कि आपको और अच्छी प्रकार से ये कविता समझ आ जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।